आज हम एक ऐसी रचना की गहरी पड़ताल करेंगे जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक कविता के जरिए जीवंत कर देती है। जी। हमारे पास सुमित्रा नंदन पंत के खंड काव्य मुक्ति यज्ञ पर एक बहुत ही विस्तृत विवेचन है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण के जरिए हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक कवि ने इतिहास की एक इतनी महत्वपूर्ण घटना को यानी नमक आंदोलन को एक महान और कह सकते हैं एक पवित्र यज्ञ का रूप दे दिया। बिल्कुल। और ये समझने के लिए हमें सबसे पहले कवि को जानना होगा, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ, वो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। शुरुआत में तो वो सौंदर्य और प्रकृति पर लिखते थे जी। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रभाव था उसने उनकी कलम को राष्ट्रीय चेतना की ओर मोड़ दिया। अच्छा। और मुक्ति यज्ञ इसी बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली प्रमाण है जो उनके महाकाव्य लोकायतन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। इस खंड काव्य का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, मुक्ति यज्ञ। बहुत कुछ। सोर्स बताता है कि ये शीर्षक बहुत सार्थक है। हाँ, इसमें दो शब्द हैं, मुक्ति और यज्ञ। मुक्ति और यज्ञ। मुक्ति का अर्थ तो साफ है, पराधीनता से स्वतंत्रता। और यज्ञ एक पवित्र कर्म है जिसमें आहुति दी जाती है। आहुति दी जाती है, सही। तो कवि ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को एक महायज्ञ के रूप में देखा है। महायज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिसमें देश की जनता ने अपने सुख, अपनी सुविधाएं और यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी आहुति दे दी थी। तो ये यज्ञ असल में किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? सोर्स के अनुसार इसकी कथा वस्तु नमक आंदोलन के इर्द गिर्द बुनी गई है। जी बिल्कुल। उस समय अंग्रेजी शासन ने भारतीयों पर कई अन्यायपूर्ण कानून थोपे हुए थे। हाँ। उन्हीं में से एक था नमक कानून। नमक कानून, जिसके तहत भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार तक नहीं था, नाम ही देश में। और यहीं से कहानी में महात्मा गांधी का प्रवेश होता है। हाँ, उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस अन्याय के खिलाफ एक तरह से जन जागरण का बीड़ा उठाया। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ बहुत दिलचस्प विवरण दिए गए हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी प्रसिद्ध डांडी यात्रा शुरू की। जी। उनके साथ उनके 78 सत्याग्रही थे और ये पैदल यात्रा लगभग 24 दिनों में पूरी हुई। 24 दिन पैदल। और जब ये डांडी के समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा। और ये घटना सिर्फ एक कानून तोड़ना नहीं थी। नहीं, यह ब्रिटिश सत्ता को एक सीधी और खुली चुनौती थी। सही। इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला जला दी। तो इस एक चिंगारी का असर क्या हुआ? सोर्स बताता है कि देश के कोने कोने में जनता सत्याग्रह में कूद पड़ी। हाँ, स्त्रियां, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, समाज का हर वर्ग इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी शासन ने इसका जवाब दमन से दिया। लाठीचार्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई, लोगों पर अत्याचार किए गए। लेकिन सोर्स इस बात पर जोर देता है कि इन सब के बावजूद जनता का जो साहस था, जो संकल्प था, वो नहीं टूटा। बिल्कुल नहीं टूटा। और यहीं पर ये यज्ञ वाला रूपक सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है ना? बिल्कुल। कवि इस पूरे संघर्ष को एक यज्ञ के रूप में देखते हैं और उसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि इस यज्ञ में जो आहुति थी वो शहीदों के रक्त की थी। यज्ञ की समिधा यानी वो लकड़ी जो आग जलाए रखती है, वो लोगों का त्याग और तपस्या थी। अच्छा। इस यज्ञ के यज्ञकर्ता स्वयं भारत की जनता थी, कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरी जनता। पूरी जनता। और इस महायज्ञ का फल था स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत। वाह! तो इन सब का मतलब क्या है? क्या कवि का उद्देश्य सिर्फ इतिहास की एक घटना को दोहराना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स स्पष्ट करता है कि उद्देश्य इतिहास के वर्णन से कहीं ज्यादा गहरा था। इस काव्य का जो मुख्य भाव है वो है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना यानी देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने की भावना। अच्छा। इसमें त्याग और बलिदान के मूल्यों को समझाया गया है। यह गांधीवादी दर्शन यानी सत्य और अहिंसा की ताकत को दिखाता है। और जनशक्ति की महिमा को भी। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर यह जनशक्ति की महिमा का गुणगान करता है कि असली परिवर्तन का जो स्रोत है वो जनता ही होती है। और इसकी भाषा शैली कैसी है? भाषा देखिए, सरल होते हुए भी संस्कृतनिष्ठ और प्रवाहपूर्ण है। शैली प्रतीकात्मक है जिसमें यज्ञ का रूपक बहुत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया गया है। और भाव? इसमें ओज, प्रेरणा और करुणा, तीनों भावों का एक बहुत सुंदर संतुलन मिलता है। अच्छा। तो कवि का जो अंतिम उद्देश्य था वो था जनता में राष्ट्र प्रेम जगाना, त्याग की भावना को प्रेरित करना
और स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्य को समझाना। तो संक्षेप में मुक्ति यज्ञ सिर्फ नमक आंदोलन की कहानी बताने वाली एक कविता नहीं है। नहीं, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक जीवंत, प्रेरणादायक और कह सकते हैं एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। बिल्कुल। सुमित्रा नंदन पंत ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के सामूहिक त्याग और बलिदान का परिणाम होती है। जी। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। सोर्स के अनुसार कवि ने स्वतंत्रता संग्राम को एक यज्ञ के रूप में देखा। हाँ। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अगर स्वतंत्रता एक ऐसे यज्ञ का फल है जिसमें अनगिनत लोगों ने अपनी आहुति दी, तो आज उस स्वतंत्रता के मूल्य को बनाए रखने के लिए हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक यज्ञ क्या होना चाहिए?